हेलो स्टूडेंट, अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने उनके बारे में 3 आर्टिकल पढ़ चुके थे। आर्टिकल नंबर 52, सबसे पहले राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के लिए कौन सा पार्ट में दिया? पार्ट नंबर 5, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने उनके 3 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो आप पिछले लेक्चर को देखिए। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कौन सा आर्टिकल देखना है? आर्टिकल नंबर 55। ध्यान से समझना इस आर्टिकल को। इससे जो पहले बार आर्टिकल किया है उसमें था आर्टिकल 54 में क्या था? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, भी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो अगला आर्टिकल है 55, इसमें राष्ट्रपति के इलेक्शंस में वो तो पार्टिसिपेट करते थे। इसमें बताया गया इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका मैनर क्या है। तो आर्टिकल 55 क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भी जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वो कैसे लिए जाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो हम उसका प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते कैसे हैं? इनडायरेक्ट। ये तो सभी को पता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इसमें आम पब्लिक को वोट देने का अधिकार नहीं होता। दूसरी बात, जो ये इलेक्शंस होते हैं राष्ट्रपति के, कैसे होते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एकल प्रणाली। क्या होता है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं वो बाकी इलेक्शनों की से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे हम आम बात करें, हम जब लोकसभा के चुनाव में वोटिंग करने जाते हैं तो हमें क्या है, हमारे सामने ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसमें क्या वो बटन लगे होते हैं, अलग अलग पार्टी होती है। तो हमने क्या है, जिस पार्टी को वोट करनी है वो हम बटन दबा देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रेसिडेंट के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार इलेक्शंस में भाग लेते हैं उन सभी को वोट डालना जरूरी होता है। तो सभी को वोट डाली जाती है ऑन द बेस ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के आधार पर देखेंगे हम इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एक बात यह भी है, जो हम आम चुनाव डालते हैं, मान लीजिए जैसे आम चुनाव में तो हमारी वोट खराब भी हो जाती है। मान लो जैसे हमने कांग्रेस को वोट डाली थी लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई, तो हमारी वोट तो खराब गई। तो क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई भी वोट खराब नहीं जाती। तो सभी की सभी वोटें क्या होती हैं? काम में आती हैं। तो क्या है, अब हम देखेंगे क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते कैसे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से मेंबर? ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड। और तीसरा था विधानसभा। अब देखो क्या है स्टूडेंट, अब क्या है, राष्ट्रपति के चुनावों में होते कैसे हैं। इसमें क्या होता है, देखो हमारे जो अब राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट्स और यूटी ये पार्टिसिपेट करती हैं। जिन स्टेट्स और यूटी में विधानसभा है उनके मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब स्टेट और यूटी में क्या होते हैं? एमएलए। अब देखो, अब हम पहले सबसे पहले क्या बताते, देखो हमने पहले क्या होता है, अब वोट तो सभी डालते हैं, एमएलए और एमपी ने वोट डाली, लेकिन उनकी वोट की वैल्यू कितनी है? अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वोट वैल्यू है। देखो जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर हैं। तो अलग अलग स्टेटों के जो एमएलए की वोट वैल्यू है वो अलग अलग होगी। तो हम क्या निकालेंगे पहले? वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए। भी एक एमएलए की, जो एक एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है, उसकी एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, हम उसको पहले निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या है, उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, किसी एमएलए की वोट वैल्यू निकालना राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होता है? ऊपर आता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जिस स्टेट का वो एमएलए है
उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। अब जो ये पॉपुलेशन है, देखो जनगणना कौन से ईयर के हिसाब से अगर हम बात करें, देखो इससे पहले अब जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। तो क्या होता है, जनगणना जो हमारा सेंसिस है, जनगणना होती है हर 10 सालों के बाद होती है। अगर हम बात करें 2011 में जनगणना हुई थी, अब कब होगी, 2021 में। तो जो ये पॉपुलेशन है, ये कौन सी जनगणना के आधार पे, कौन से साल की जनगणना है, ये है 1971, 1971। जो हमने स्टेट की पॉपुलेशन को लिखना है यहाँ पर, वो जो 1971 में जनगणना हुई थी उस हिसाब से पॉपुलेशन लिखनी है, ना कि 2011। क्योंकि क्या कहा गया था कि जो हमारी पॉपुलेशन की स्टेट है, जो उसकी सेंसस है 2026 तक हम 1971 वाली जनगणना के अकॉर्डिंग ही एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालेंगे। 2026 तक अगर किसी भी एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है तो वो 1971 वाली जनगणना के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। 1971 में उस स्टेट में कितनी जनसंख्या थी। और क्या फिर टोटल पॉपुलेशन नीचे क्या आता है, टोटल इलेक्टेड, टोटल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस स्टेट में विधानसभा की कितनी सीटें हैं बटे वो मल्टीप्लाई 1/1000। ये एक फॉर्मूला है एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालने का। जैसे उसकी टोटल पॉपुलेशन क्या है उस स्टेट की, राज्य की, और उसमें मेंबर कितने हैं विधानसभा में, और मल्टीप्लाई 1/1000। अब मान लो हम देखते हैं क्या है स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। तो हम क्या है, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालेंगे फिर पूरी स्टेट की। अब जब हमें एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है, हम एक स्टेट मानकर चलते हैं, कौन सी, पंजाब। हम एक स्टेट को एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, कौन सी स्टेट है, पंजाब। अगर हम पंजाब में एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है तो क्या है, टोटल एमएलए कितने हैं पंजाब स्टेट में, एमएलए का मतलब टोटल विधानसभा सीटें हैं 117। तो हम क्या पहले एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 117 से, तो पूरे स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू आ जाएगी, ऑल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए इन स्टेट। तो पहले एक एमएलए की निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर हम 1971 की बात करें तो 1971 के अकॉर्डिंग जनगणना देखनी है। तो 1971 में अगर हम पंजाब की जनसंख्या कितनी थी, 1,35,51,060। ये पंजाब की जनसंख्या थी। टोटल सीटें कितनी थी पंजाब में, 117 गुना 1/1000। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन पंजाब की 1,35,51,060 और बटे टोटल सीटें कितनी हैं विधानसभा की 117 गुना 1/1000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें सारे प्रोसेस को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 116। तो पंजाब स्टेट के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, 116। मतलब कि एक एमएलए अगर वोट डालने जाता है तो उसकी वोट की वैल्यू 116 है। 116 मेंबर है, मतलब 116 लोगों मेंबर्स के पीछे उसकी एक वोट वैल्यू है। अगर हम उसने पूरी स्टेट की निकालनी हो, वोट वैल्यू ऑफ स्टेट, कौन सी, हम पंजाब की बात करें, तो अगर हम पूरे पंजाब स्टेट की वोट वैल्यू निकालनी हो ऑल एमएलए, सभी एमएलए की, तो एक एमएलए की कितनी थी, 116। टोटल कितने, 117 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये स्टूडेंट आ जाएगा 13,572। ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक पंजाब स्टेट के ऑल एमएलए की वोट वैल्यू होगी। ऐसे हम अदर स्टेट जैसे यूपी की निकालेंगे, हरियाणा की, हिमाचल की। जैसे हम यूपी की बात करें, अब यूपी में बाकी स्टेटों से सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी स्टेट में है, तो उसके वहां की स्टेट की वोट वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, पंजाब से भी अधिक होगी। तो क्या है, जिस स्टेट की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वहां के एमएलए की वोट वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मान लो जैसे हमारे पंजाब स्टेट के एक एमएलए की वोट 116 आई है, अगर हमने यूपी स्टेट के एक एमएलए की वोट निकालनी हो तो वो 116 से मान लो हमने कहा था 259, तो अधिक आई।
तो जैसे हम पंजाब की बात करें, वैसे ही हमने स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पर समझा है। अगर हम पंजाब के एक एमएलए की वोट वैल्यू 116 है और यूपी के एक एमएलए की वोट कितनी है 259, क्योंकि वहां पर जनसंख्या क्या है, अधिक है। तो ऐसे वोट वैल्यू निकालते हैं एमएलए की वोट डालने के लिए। तो ये तो होगी एमएलए की वोट वैल्यू, ठीक है। इलेक्शन हम देखेंगे, इलेक्शन होते कैसे बाद में आते हैं, पहले वोट की वैल्यू निकाली जाती है, भी नंबर ऑफ वोट्स एंड वैल्यू, भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं राष्ट्रपति के चुनाव डालने के लिए। देखो ऐसे हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 543 लोकसभा के, 233 राज्यसभा की वोटें होगी और ऑल स्टेट्स में जितनी भी सीटें हैं उनकी होगी। तो ये तो होगी नंबर ऑफ वोट्स एंड वैल्यू, दोनों निकाली जाती है, उनकी नंबर ऑफ वोट्स कितनी है और उन वोट्स की वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है, पेपर में कई बार पूछते हैं। भी एक एमएलए की वोट निकालनी हो तो उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन और टोटल सीटें कितनी है उसमें विधानसभा की, मल्टीप्लाई 1/1000। तो ये तो हो गई एक एमएलए की वोट वैल्यू। आगे हम देखते हैं क्या है। अब जैसे हम एमएलए की वोट वैल्यू निकाली है, तो ये तो हो गए स्टेटों के एमएलए। अब लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं, एमपी। लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं, एमपी। अगर मैं बात करूं अब वोट वैल्यू ऑफ, एक सेकंड स्टूडेंट, वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी, वो तो हमने पहले एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली है, एक स्टेट की एग्जांपल लेकर, पंजाब की स्टेट की एग्जांपल लेकर समझा हमने। अब हमने अगर एक एमपी की भी वोट वैल्यू निकालनी है, जैसे लोकसभा में कितने एमपी हैं 543 प्रेजेंट टाइम, राज्यसभा में कितने हैं 233, क्योंकि मैंने बताया है कि जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वैसे तो राज्यसभा में 245 मेंबर हैं और 12 नॉमिनेट होते, कितने रह गए 233 मेंबर। लोकसभा में 545 मेंबर हैं तो 2 नॉमिनेट होते हैं, कितने रह गए 543। तो हम एक एमपी की वोट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, उसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ स्टेट्स, स्टेट एमएलए, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एमएलए स्टेट्स। भी क्या है, जितनी भी स्टेट्स की हम एमएलए के लोगों की वोट वैल्यू निकालेंगे उन सभी को, उनका सभी का सम कर दो। जैसे हमने पंजाब की निकाली 13,572, ऐसे यूपी की भी होगी, हरियाणा की, सभी की निकालकर उनको क्या कर दे, उनका सम। और नीचे टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा बटे क्या है, डिवाइड किससे करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर से, उसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, मान लो सम ऑफ वैल्यू, वो तो हम निकालेंगे, चलो सम आ जाएगा, जितना भी हमने मान लिया एक्स आ गया, कितनी वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल सीटें कितनी है 543 प्लस 233, और जितनी भी वोट वैल्यू आई है एक्स आई है, इसको ऐड करो 543 प्लस 233, ये कितना आ गया 776। इसको डिवाइड करोगे तो एक एमपी की वोट वैल्यू आ जाएगी। अब एक एमपी की मान लो मैंने बता लिया वोट वैल्यू 708 आ गई। मान लो वैसे ही हमने सपोज किया है भाई एक एमपी की वोट वैल्यू आ गई 708, कि एक एमपी की वोट की वैल्यू 708 है, तो हमने ऑल एमपीज की निकालनी है। टोटल एमपी में कितने हैं 776, इसको मल्टीप्लाई कर दो 708 इंटू 776, जितना भी आ जाएगा 5,94,000, जितना भी आ जाएगा स्टूडेंट, वो ऑल एमपीज की, चाहे वो लोकसभा के राज्यसभा के, उनकी वोट की वैल्यू आ जाएगी, ऑल एमपीज की वोट की वैल्यू। तो आगे देखो स्टूडेंट क्या है, तो ये तो सबसे पहले वैल्यू निकाली जाती है एमएलए की और एमपी की। अब हम क्या है, अब हम इलेक्शंस प्रोसेस को शुरू करते हैं। भी इलेक्शंस कैसे होते हैं मैंने बताया है, इलेक्शन किस तरह से होंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, कि सिंगल सभी को वो जितने भी उम्मीदवार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे उनको सभी को वोट डाली जाती है ऑन द बेस ऑफ प्रेफरेंस। तो देखो स्टूडेंट कैसे है वो, अब हम मान लेते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम क्या है।
एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चलते हैं, एक सेकंड। देखो क्या एग्जाम्पल के तौर पर हम बात नहीं करते हैं भी ए बी सी और डी। ओके स्टूडेंट, 4 पर्सन हैं, उम्मीदवार हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं। पहले हम ये भी बात करेंगे भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जो कौन आदमी प्रेसिडेंट के इलेक्शनों में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन होती है भी भारत का नागरिक हो और उसकी मिनिमम एज कितनी हो 35 ईयर्स। वो सब बातें सेम होती हैं, सिर्फ एज का डिफरेंस आता है। एज क्या है, जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा में पढ़ा था वही सेम है, बस इसमें सिर्फ एज का फर्क है। उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, हमारी कम से कम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 35 ईयर्स। 35 साल हमारी मिनिमम एज होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, अब मान लो ए बी सी डी 4 पर्सन हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने कहा है मान लो भी लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए, स्टेट्स के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम टोटल मान लो हमें बात है टोटल 100 वोट्स हैं, 100 वोट मतलब इसी में लोकसभा मानते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं भी 100 लोगों ने वोट डालनी है राष्ट्रपति को, वो 100 लोग राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं से अलग अलग, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे पहले क्या होता है, अब 100 वोटें हैं, राष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कितनी चाहिए वोटें 50% + 1, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। देखो हम जब मेजॉरिटी पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन सी मेजॉरिटी होती है, ये होती है एब्सोल्यूट। जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो किस बहुमत से होते हैं, किस मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसको मिलेगी वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अब 100 सीटें हैं, 50% मतलब 50 + 1 मतलब 51, जिसे में से कहने के भाव है कि 100 लोगों में जिसको 51 वोटें पड़ गई वो क्या बन जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। अब होता कैसे देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इसमें हम समझने के लिए पहले देखते हैं क्या है। देखो हम पहले को मान लो एक पर्सन आया, पहले वोट कैसे डालते हैं, मान लो ये 100 लोग हैं, 100 मेंबर्स ने वोट डालनी है, एक मेंबर आया वोट डालने, एक मेंबर अब वोट डालने आया है। अब क्या होता है स्टूडेंट, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं ना, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जब 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो उनका क्या है, एक पेज, एक पर्चा बनाया जाता है, उन पर उनकी क्या है साइन फोटो लगी होती है और बीच में ऐसे बॉक्स होते हैं। मान लो जैसे अब ए है, ये बी है, सी और डी, आगे इसके बॉक्स डाला हुआ है ऐसे, ठीक है। ये सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब क्या है, मान लो अब एक मेंबर आएगा, अब एक मेंबर ने इन चारों उम्मीदवारों को वोट डालेगा, वो ऐसे नहीं सिर्फ ए को डालकर चला जाएगा या बी को, एक मेंबर आया उसने अब वोट डालनी, वो चारों को वोट डालेगा ऑन द बेस ऑफ प्रेफरेंस। अब क्या है, जो पहला मेंबर आया है वो चाहता है भी, वो क्या उसने बी के सामने पहला नंबर डाल दिया, सी के सामने दूसरा, इसके सामने तीसरा और डी के सामने चौथा, क्योंकि 4 मेंबर हैं 4 बॉक्स। अब एक मेंबर ने इन सभी को वोट डाल दी, प्रेफरेंस क्या नंबर डाल दिया। अब जो ये मेंबर आया है ये चाहता है भी मेरे अकॉर्डिंग बी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। बी अगर नहीं बन पाता तो उसने दूसरी प्रेफरेंस किसको दी है, सी को। अगर सी भी आपको नहीं बन पाता, थर्ड प्रेफरेंस किसको दी भी, थर्ड ए को, और फोर्थ लास्ट में दी उसने डी को। तो उसने चारों लोगों को वोट डाली है स्टूडेंट। तो इसी में क्या है, प्रेफरेंस के बेस पर सभी लोगों को वोट डालनी पड़ती है। तो ऐसे ये मेंबर आते हैं। अब मान लो अब अगला मेंबर आया, एक मेंबर और आया, उसके पास भी पेज है, उसमें ऐसे बॉक्स लिखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। उसने अब ए के सामने दूसरा नंबर डाल दिया, बी के सामने तीसरा, इसके सामने चौथा, इसके सामने पहला। जो दूसरा मेंबर है वो उसने डी को प्रेफरेंस पहली दी है, उसके अकॉर्डिंग डी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। दूसरी दी है उसने ए को, तीसरी दी है बी को, चौथी दी है सी को। तो ऐसे सभी मेंबर्स सभी उम्मीदवारों को वोट डालेंगे और ठीक है, ऐसे क्या होगा। अब हम देखते हैं क्या है। तो अब क्या होगा, अब क्या कैसे होता है, कहते हैं इलेक्शन।
पहले हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस। अब हम मानकर चलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस का मीनिंग है अब 100 लोगों ने वोट डाली है, 100 लोगों ने वोट डाली। अब हम देखेंगे भी जो एक नंबर है भी पहली प्रेफरेंस किन किन लोगों ने दी है। मान लो हमने मिली दी 40, 30, 20 और 10। कहने का मीनिंग क्या है भी 100 मेंबरों में से 40 मेंबर्स ने ए के सामने पहला नंबर डाला है, ए को पहली प्रेफरेंस दी है। 30 मेंबरों ने बी पर पहला नंबर डाला है, पहली प्रेफरेंस बी को दी है। 20 मेंबरों ने सी को पहली प्रेफरेंस दी है और इन 10 मेंबरों ने डी के सामने पहला नंबर डाला है, एक नंबर डाला है भी डी को पहली प्रेफरेंस दी है। तो क्या है डी को पहली प्रेफरेंस दी है। अब क्या है अब पहले राउंड में सबसे कम किसको प्रेफरेंस मिली डी को, तो डी अब इस राउंड से क्या हो जाएगा बाहर। तो डी तो अब राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं रहा, उसका तो पता लग गया। अब होगी सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस अब क्या है इनके पास तो 40 थे, 30 और 20। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब क्या होगे जो ये 10 लोगों ने वोट डाली थी, देखो इन्होंने 10 लोगों ने डी के सामने पहला नंबर डाला था, तो इन 10 लोगों ने दूसरा नंबर भी डाला होगा, 2 नंबर। तो क्या है कुछ लोगों ने 10 में से 3 लोगों ने इन 10 लोगों ने डी के सामने तो पहली प्रेफरेंस डाली थी, एक नंबर डाला था उसके सामने, पर इन 10 में से 3 लोगों ने ए के सामने 2 नंबर डाला, 10 में से 2 लोगों ने बी के सामने 2 नंबर डाला और 5 लोगों ने सी के सामने 2 नंबर सेकंड प्रेफरेंस दी। तो ये क्या हो गया, टोटल करो 43, 32 और 25, ये हो गया 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस राउंड में कौन बाहर हो गया, सी को कितनी है 25, तो सेकंड राउंड में सी को भी क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब क्या देखेंगे हम, थर्ड प्रेफरेंस। मतलब एक तरफ क्या है 43, एक तरफ है 32। अब ये दोनों ही रह गए, ए और बी रह गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखना है, अब ये 25 लोगों ने, देखो अब 20 और 25, अगर हम बात करें 20 लोगों ने सी के सामने पहला नंबर डाला हुआ था, इन 20 लोगों का तो देखना है हमने दूसरा नंबर, इन 5 लोगों का हमने देखना है तीसरा नंबर। तो क्या है टोटल 25 है। अब मैंने कह दिया अभी 20 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस किसको दी, बी के सामने 3 नंबर डाला, उनमें से 5 लोगों ने ए के सामने तीसरा नंबर डाला था। तो इसमें क्या हो गया, इसका हो गया 48 और इसके हो गए 52। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती है, मैंने क्या था 50% प्लस 1 मतलब 51 चाहिए थी। तो 51 किसके ज्यादा आ गई, इसको। तो बी को क्या बन गए, वो बी को क्या चुन लिया गया, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति बन गए कौन, बी। तो ऐसे क्या होते हैं, इसका इलेक्शन प्रोसेस होता है राष्ट्रपति का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इलेक्शन प्रोसेस पूरा। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 55 में। तो आगे देखते हैं हम स्टूडेंट्स क्या है। तो इसमें किसी भी उम्मीदवार का वोट खराब नहीं जाता राष्ट्रपति के चुनाव में। तो हमने आगे पढ़ लिया आर्टिकल 55 में इसका प्रोसेस था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा इलेक्शन प्रोसेस राष्ट्रपति का। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, आगे है आर्टिकल नंबर 56। आगे लिखो आर्टिकल नंबर 56। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 क्या कहता है, अनुच्छेद 56 क्या कहता है, इसमें राष्ट्रपति का टेन्योर लिखा हुआ है। अभी हम कहते हैं ना जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये जो
जो जिक्र है, जो वर्णन है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 56 में। लेकिन स्टूडेंट्स, जो आदमी एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, मान लो कोई आदमी 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन गया, क्या वो अगले साल दोबारा राष्ट्रपति के इलेक्शंस में पार्टी दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तो यस स्टूडेंट्स, बन सकते हैं। तो हमारे एक पर्सन ही ऐसे हैं, राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स का। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 56 में। और कोई भी पर्सन, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है भी, कोई पर्सन कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या अनलिमिटेड? तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा अनलिमिटेड। कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो जितनी मर्जी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो चुनाव जीत जाए। अगर हम बात करें हमारा कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, अगर हम बात करें कौन से वो भारत के राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए लगातार, तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। he became a president of 2 times, लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्टिकल 56 में इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। अगला है स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57। अब 57 में क्या है? आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है स्टूडेंट्स? एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, मतलब कोई पर्सन अगर राष्ट्रपति बन चुका था, अब उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो दोबारे भी राष्ट्रपति के चुनाव में अगले ही वर्ष वो राष्ट्रपति के चुनाव में दोबारे पार्टिसिपेट कर सकता है। वो एलिजिबल है दोबारे इलेक्शन लड़ने के लिए। मान लो जैसे कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो वो दोबारे इलेक्शंस लड़कर फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस बात का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 57, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो क्या है। आगे लिखो स्टूडेंट्स क्या है? आर्टिकल नंबर 58। आगे क्या है? आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल 58 में क्या दिया हुआ है? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की योग्यताओं के बारे में बताया गया है आर्टिकल 58 में भी। प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी पर्सन नागरिक को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, सभी योग्यताएं सेम होती हैं। भारत का नागरिक हो, वो अनसाउंड माइंड पागलपंती ना हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। मान लो जैसे लाभ का पद क्या होता है, मान लो कोई पर्सन, मान लो विधानसभा है, हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो एमएलए है। मान लो कोई पर्सन विधानसभा में मेंबर है, एमएलए है, अगर उसने राष्ट्रपति का चुनाव में लड़ना है तो उसे पहले अपनी एमएलए की सीट से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा। क्योंकि मान लो वो राष्ट्रपति बन गया तो एक तरफ से उसे राष्ट्रपति की भी सैलरी आ रही। तो देखो स्टूडेंट क्या है, आर्टिकल नंबर 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में। राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो सभी सेम होती है, सिर्फ एज का। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो कितनी है? 35 ईयर्स। जैसे हम सबको पता है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है? 35 साल की एज होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट क्या है,
भाई राष्ट्रपति के चुनाव तो वैसे तो ये योग्यताएं हैं, लेकिन ये क्या होता है, देखो सुनिए, देखो अगर हम वैसे करें भी, ठीक है, भारत का हर एक नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए लायक है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ऐसे तो क्या है, बहुत से आदमी पार्टिसिपेट करेंगे अगर इस प्रावधान को, लेकिन इसमें एक प्रावधान और भी है। क्या है कि जो आदमी, जो पर्सन देखो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, उसको 50 लोकसभा के और 50 राज्यसभा के मेंबरों का उनके उसके पास बहुमत होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए, भी सहमत होने चाहिए 50-50 मेंबर। भी मान लो किसी आदमी ने राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, तो 50 लोकसभा के मेंबर और 50 राज्यसभा के मेंबरों का उसके पास प्रस्ताव होना चाहिए इलेक्शंस लड़ने के लिए, प्रपोजल होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए। अगर हम पहले बात करें, पहले होता था 10-10 लोग लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे तो देखो हर एक आदमी पर्सन खड़ा हो जाएगा तो वैसे बहुत हलबल मच जाएगी, बहुत खर्चा। तो एक ही शर्त है भी, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसे 50 लोग लोकसभा के और 50 ही राज्यसभा के मेंबरों का प्रस्ताव होना चाहिए, उनके साथ उनकी सहमति होनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर 58 उनके क्या है क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या चीज है। आगे मैंने सबको बताया भी राष्ट्रपति के चुनाव में सिक्योरिटी कितनी होती है, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है हमें। जब हम नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं ना, राष्ट्रपति इलेक्शंस के नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, तब सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। ये कितनी डिपॉजिट करनी पड़ती है, 15,000। किसको, आरबीआई बैंक में। तो ये मैंने बताया था आपको पहले भी 15,000 आरबीआई बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आगे स्टूडेंट अगला आर्टिकल कौन सा पढ़ना है हमने, देखो सभी आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें जो आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं वही देखेंगे। अगला है आर्टिकल नंबर 60, ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने कल भी शायद डिस्कस किया था ये टॉपिक भी। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की शपथ को, राष्ट्रपति को जो सुगंध है, शपथ है, वो कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में जिक्र है, उसका आर्टिकल 68 में। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं, जो उम्मीदवार जीत जाता है, तो उसके राष्ट्रपति के पद के लिए उसको शपथ कौन दिलाता है, ओथ, वो दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहां का, सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। क्योंकि हमारे सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे हाई कोर्ट, फिर थले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं। तो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है, जिसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, ओथ। अब मान लो अगर वो उस टाइम अपने पोस्ट पे नहीं है, एब्सेंट है किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, जैसे बाहर गया हुआ है, कहीं भी फॉरेन कंट्री में गए हो, कोई भी जगह है, तो फिर राष्ट्रपति को सुगंध कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सीनियर मोस्ट का मीनिंग है एक्सपीरियंस में, नॉट एज, एज के मामले में नहीं, एक्सपीरियंस, जिनको ज़्यादा उन्होंने वकालत की हो, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो वकालत का, तो इनको अपॉइंट करके जाता है मुख्य न्यायाधीश को, नियुक्त करके जाता है भी आप इनको राष्ट्रपति को शपथ दिला देना। तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, आगे हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 60 थी, तो उपराष्ट्रपति के बारे में भी शुरू हो जाता है ना, तो सभी आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में नहीं होते, तो जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 71, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 71। लिखो पहले क्या है, इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट
इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, टू डिसीजन सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है देखो, अगर हम बात करते हैं ना, जब हमारे लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, मान लो किसी तरह इलेक्शन में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, इलेक्शंस ठीक तरह से नहीं हुए, तो उसका डिसीजन कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह की अड़चन आ जाए तो उसको सॉल्व या उसका डिसीजन कौन लेती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट में झगड़े को सॉल्व करने का या डिसीजन लेने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 71। सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के इलेक्शन डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। तो ये था, ठीक है। आगे हम इनकी सैलरी की बात करें कि भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख पर मंथ। तो इनकी सैलरी कितनी है? 5 लाख पर मंथ। और अगर हम इनकी रेजिग्नेशन की बात करें, रेजिग्नेशन का मीनिंग है त्याग पत्र। क्या है? त्याग पत्र। फिर राष्ट्रपति है, जो भारत का राष्ट्रपति, अपना त्याग पत्र, देखो जैसे ये तीनों बातें अलग अलग हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को शपथ तो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देखो 3 चीजें होती हैं, पहले हम बात करते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है अपॉइंट कौन करता है, दूसरा होता है ओथ, और तीसरा होता है रेजिग्नेशन, ठीक है। अब हम बात करें राष्ट्रपति को अपॉइंट तो किया नहीं जाता, ये तो इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं, ना कि अपॉइंट होते हैं। तो राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड बॉडी नहीं है, वो इलेक्टेड बॉडी है। तो अपॉइंटमेंट तो खत्म ही हो गया मामला। अगर ओथ की बात करें तो कौन देता है इनको ओथ? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और ये त्याग पत्र अब किसको देंगे? ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं चीफ जस्टिस। क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस को ही देंगे? नहीं, राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, भाई राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्य का गवर्नर, जहां हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हम क्या ऑप्शन है? अभी भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ना भी, अगर एक तरफ है प्रेसिडेंट और एक तरफ है वाइस प्रेसिडेंट, जो ये त्याग पत्र होते हैं दोनों अपने खुद को देते हैं। प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसे देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? प्रेसिडेंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों को सौंपा जाता है। अगर हम बात करें भी, अब ये भी बात आती है भी, अगर मान लो दोनों ने अपना रिजाइन देना हो, मान लो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने अपना त्याग पत्र दोनों ने इकट्ठे देना हो, तो फिर वो किसको देंगे? वो फिर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। तो फिर रेजिग्नेशन लेटर कौन देता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। और वाइस प्रेसिडेंट का भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। ये कहां पर लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो हम कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रपति के टॉपिक को। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज हम लेक्चर को यही एंड करते हैं। तो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट।